चीज़ सोचते हैं कि वो डिग्री प्रोड्यूसिंग मशीन है, बस जी वो एक रैट रेस है, ठप्पा लगाओ और मार्केट में भेजो। कौन सा ऐसा स्किल आप समझती हैं जो कि आज के एरा में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी निगाह में? जैसे हम बात करते हैं कि जी एम्पैथी, एम्पैथी, जैसे हम बात करते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऐसे टेकिंग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। आपकी निगाह में एक इंडिविजुअल, एक यंगस्टर यूजली हमारे मिलेनियल्स प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो अपने एटीट्यूड को किस तरह बेहतर करें? When you're sincere with yourself, you're sincere with everyone. Be it your relationships, be it your profession, be it your work. आप क्या समझती हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा इंडिविजुअल्स की इमोशनल वेलबींग पर काम करना चाहे तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है? हम इमोशनल वेलबींग को ये सोचते ही नहीं है कि बच्चा, एक जो स्टूडेंट हमारे पास आता है, कि मैं एकेडेमिया में देखूं कि खाली वो पढ़ने नहीं आता, वो डिग्री के लिए नहीं आता, उसकी हमें एक होलसम पर्सनालिटी में काम करता है। But my question is that why still people, you know, the top people are not realizing the significance of change? साइमन सिनेक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन सर्कल का। दुनिया बहुत श्रिंक होती जा रही है ना, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज उस तरह से अवेलेबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पीएचडी सिर्फ उसको करना चाहिए जो बहुत ही पैशनेट हो, बट इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। अगर आप उससे चार्ज कर रहे हैं, अगर आपकी एक सर्टेन फीस है, तो व्हाट इज़ द क्वालिटी, आप दे क्या रहे हैं उसको इन रिटर्न में। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक इबादत है, यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट इट। आप कोर्स कर लें, $700 कमाएं, फला फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लें, $1000 कमाएं। और हमारा एक बहुत बड़ा तबका यंगस्टर्स का, मैं देख रहा हूँ कि वो डिग्री वाले सिनेरियो से, एजुकेशन निज़ाम से दूर हो गया और वो स्किल्स की तरफ चला गया। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि वो जो एक ह्यूमन टच है ना, जो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, वो चीज़, वो आपकी ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो फीलिंग, वो चीज़ कभी प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। Thank you so much, Dr. Fayal, for being in this podcast. I think I would like to start. मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा, अगर आप अपना थोड़ा सा जर्नी डिफाइन कर सकेंगे। यू हैव ऑलमोस्ट अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सेक्टर, आपने काफ़ी काम किया सेक्टर के अंदर, बहुत उतार चढ़ाव देखे, बट अगर आप शॉर्ट में थोड़ा सा अपना प्रोफाइल ब्रीफ कर सके, आपका जर्नी कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम समद, और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट इज़ ऑलवेज ग्रेट टू कनेक्ट विथ यू। हमेशा बहुत लर्निंग्स होती हैं, चीज़ें अच्छी आती हैं। My journey started from IBA as a student. I graduated from there 2001. Nice. So it's almost 21 years in academia. काफ़ी माशाल्लाह लंबा अरसा गुजारा है। From IBA, I moved on to Zabist. वहाँ से मैंने अपना PhD कंप्लीट किया, 4 years पढ़ाया भी। IBA में क्योंकि स्टूडेंट भी रही हूँ और वहाँ पढ़ाया भी है, और वहाँ काफ़ी जो डिफरेंट टेन्योर्स आए हैं, डिफरेंट डीन्स के, वो भी देखें, बहुत क्लोजली मॉनिटर किए, काम किया। ज़ाबिस से अपना PhD कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने DHSFI यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल संभाला। आई वाज हेडिंग मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ओवर देयर। उसके बाद जो मेरी तबीयत है, नई चीज़, नए चैलेंजेस, नया काम सीखने की, तो आई जॉइंड अनदर यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्कूल है डाउ यूनिवर्सिटी का। सो आई वर्क देयर फॉर 3.5 years। वहाँ मैं उनका एक्रेडिटेशन का मेरे पास पोर्टफोलियो था, एकेडेमिक्स का था, वो मैं देख रही थी। और रिसेंटली मैंने ये नया वेंचर ज्वाइन किया है, मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और आई एम हेडिंग बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट ओवर हियर। आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, काफ़ी तवील आपका एक तजुर्बा है, एंड मैं समझता हूँ बहुत कुछ इस तजुर्बे के अंदर है जिससे कुछ सीखा जा सकता है। अगर मैं अपनी कन्वर्जेशन को स्टार्ट करूँ, दीज डेज इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इंडिविजुअल्स, यंगस्टर्स हमारे फेस कर रहे हैं, बट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ मेंटोरशिप। कंटेंट बहुत अवेलेबल है, अगर देखा जाए तो डिजिटल ओवरलोड है, इतना कंटेंट, इतने मेंटोर्स हमारे माशरे में आ चुके हैं, बट व्हाट इज़ द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटोरशिप? आपने अपनी ज़िंदगी में, इस जर्नी में किस तरह से मेंटोरशिप को समझा, और आप क्या एडवाइस करेंगे मेंटोरशिप के हवाले से? ये जो मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज़ मुझे एक चीज़ ये फ़ील होती है, समझ बहुत ज़्यादा गुज़रते वक्त के साथ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि कुछ एलीट स्कूल्स और एलीट क्लास के बच्चों को तो ये काउंसलिंग और मेंटोरशिप अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट एलीट क्लास इज़ ओनली 1%। मैं बहुत ही मतलब आपको बिल्कुल रियल टाइम फिगर्स बता रही हूँ कि लोग कहते हैं शायद बड़ा बड़ा, यस हमारा बड़ा पोर्शन हायर एजुकेशन में है, 5% को शायद एक्सेस है,
मगर उसके बावजूद भी जब मैं कॉलेज लेवल की बात करूँ, इवन यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूँ, तो मेजॉरिटी को ये मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, ना इस किस्म की कोई अवेयरनेस है, ना लोग इसको समझते हैं कि ये एक प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए। तो आई थिंक ये जो आजकल के बच्चे हैं, यस इनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, ये जो मिलेनियल्स जिसे कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल जनरेशन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में आँख खोली है, इनकी दुनिया एक छोटे से बॉक्स में सिमटी हुई है। बट जो गुज़रते वक्त के साथ जो मुझे फ़ील होता है, व्हाट आई फील इज़ कि इनको एक गाइडेंस, इनको एक मेंटोर, एक दस्ते शफ़क़त रखने वाला, जो हम एकेडमिक वाइज उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी ग्रूमिंग, इसका बहुत बड़ा गैप है और ये हमारे यहाँ कोई नहीं कर रहा, कोई इसको फॉर्मल तरीके से नहीं देख रहा। आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ऑन दी अदर एंड मुझे एक और बड़ा चैलेंज नज़र आता है कि इमोशनल इश्यूज़ बहुत हो चुके हैं, इमोशनल वेल बीइंग पे हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा इंडिविजुअल्स की इमोशनल वेल बीइंग पर काम करना चाहे तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही निगलेक्टेड टॉपिक है। हम इमोशनल वेलबींग को ये सोचते ही नहीं है कि बच्चा, एक जो स्टूडेंट हमारे पास आता है, कि मैं एकेडेमिया में देखूं कि खाली वो पढ़ने नहीं आता, वो डिग्री के लिए नहीं आता, उसकी हमें एक होलसम पर्सनालिटी में काम करता है। और आज का जो बच्चा है वो जिन मसाइल से गुज़र रहा है, जिन प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, जो भी दुनिया के जो चेंजेस हैं, ग्लोबल कह लें आप, लोकल कह लें, उससे उसकी इमोशनल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है, आई थिंक हम उसको नहीं सोचते, हम उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट्स को इस पे बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा, एक बच्चे का जो एक बहुत बड़ा टाइम है ना, वो यूनिवर्सिटी में गुजरता है। वो सुबह 9 बजे आता है और अक्सर जगह तो 6-7 बजे रहता है, तो दिन का 12-13 घंटा उसका जो है वो यूनिवर्सिटी में गुजरता है। और उसकी एक यूनिवर्सिटी का एक, यस काउंसलर्स हैं, मैं अब तो यूनिवर्सिटी जो है, जो हमारी हायर एजुकेशन है, वो भी ये कहती है कि जी आपके पास साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इस किस्म के डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, इमोशनल वेलबींग, इमोशनल हेल्थ। बट मैंने ये देखा है कि बच्चा रीच आउट नहीं करता उनको, उनके अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये इश्यूज़ भी होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को तो आप मामला ही छोड़ दीजिए ना, पेरेंट्स को तो अनफॉर्चुनेटली ये पता ही नहीं होता है। वो तो मतलब उनके अंदर ये हमारा कल्चर है, ये हमारा एशियन कल्चर है। हम बहुत अच्छा खिलाते हैं, पहनाते हैं, उड़ाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट अब समझते हैं हमारा काम यहीं तक ख़त्म हो गया। वो बच्चे की जो एक इमोशनल हेल्थ है ना, उसके साथ एक जो दिल का मामला और दिल का, वो ना वो उस्ताद वो उस तरह करें कि पेरेंट्स भी आजकल के बहुत मैकेनिकल हो गए हैं। तो आई थिंक बच्चे उससे बड़ा सफ़र कर रहे हैं और इसको एक बाकायदा, जैसे मैं मेंटोरशिप की अभी बात की, और आप भी यकीनन देख रहे होंगे, आप इतनी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कहाँ इसकी बात होती है? आप मुझे एग्जांपल दे के बताएं, कहीं इसकी बच्चों की इमोशनल वेलबींग की, मेंटल हेल्थ की, मेंटल अपलिफ्ट की ऐसे कोई बात ऐसे कहाँ नहीं, होती मेरे है? हिसाब से मुझे जो आपकी बात से समझ आ रहा है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ। मसला है कि हम बहुत सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, बहुत से स्किल्स को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। वो केन रॉबिन्सन बड़ा अच्छा जुमला कहते हैं कि टीचर्स का काम खाली एजुकेशन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना नहीं है, बल्कि टीचर्स का काम बच्चों को असल मायनों में एजुकेट करना है, इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से। एंड अल्टीमेटली जब बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिलेगी इंस्टीट्यूशन में जो वो सीख कर रहे हैं, मतलब घर में उनको कोई नहीं समझ रहा, दोस्त यार अपना मोबाइल फ़ोन्स टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं, एंड दी एन इंस्टीट्यूशन टीचर को एक रोल प्ले करना था, समहाउ वो भी रोल प्ले नहीं कर पा रहा। अगर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूं कि बहुत सारे स्किल्स हैं जिन्हें प्रायोरिटाइज किया जा सकता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, जैसे आप भी इदारे को एक माशाल्लाह हेड कर रही हैं और इस इदारे में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, कौन सा ऐसा स्किल आप समझते हैं जो कि आज के एरा में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी निगाह में? देखिए, एक स्किल तो समझ, इसको दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ होगा कि आपको क्या एक ख़ास स्किल होना चाहिए। मगर जनरली मैं अगर आप ये बात करूँ कि जब एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर्सपेक्टिव से कि वो क्या देखता है, तो चंद एक चीज़ें हैं जो एक ग्रेजुएट में, अगर आप एक ग्रेजुएट की बात करें, ज़ाहिर है हम एक बिज़नेस इंस्टीट्यूट में हैं, हम एकेडेमिया में हैं, तो हमें कुछ देखने हैं कि बच्चे के अंदर कुछ स्किल सेट्स, देखिए एकेडेमिक स्किल सेट्स तो हैं इम्पॉर्टेंट, मगर कुछ सॉफ्ट स्किल्स की जब हम बात करते हैं ना, वो बड़े इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं कि जी एम्पैथी, जैसे हम बात करते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऐसे टेकिंग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म,
ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, लीडरशिप स्किल्स, वर्किंग विद टीम्स, नेटवर्किंग स्किल्स, ये वो चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस करने की ज़रूरत है। और एक बच्चे की, एक ग्रेजुएट की, जब मैं होलसम पर्सनालिटी की बात करती हूँ ना, बिट्स एंड पीसेस को जॉइन करती हूँ कि किस तरह एक अच्छा ग्रेजुएट होता है या एक अच्छा एक बच्चा जो मार्केट में आता है जॉब के लिए, मैं उसमें क्या चीज़ें देखती हूँ, क्या होनी चाहिए। तो आई थिंक खाली 4 GPA या 3 अबव GPA नहीं होना चाहिए। तो मैं कभी भी इम्प्रेस नहीं होंगी एक बच्चा है जिसने बड़ा अच्छा उसका GPA है, पोजीशन होल्डर है, मगर मैं उसको देखूँ उसने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या किया। आजकल डिग्री से ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके रिज्यूमे में ये चीज़ कि आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या किया। सो दो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आपने बात की एम्पैथी की, मैं समझता हूँ, इनफैक्ट मैं साइमन सिनेक की किताब पढ़ा था, लीडरशिप एट लास्ट। सिनेक ने बड़ी ख़तरनाक प्रेडिक्शन दी, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सिनेक ने कहा कि डिग्रियों का ज़माना है और किसी हद तक दुनिया में आउटडेट भी हो रहा है, जा भी रहा है। स्किल्स बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, स्किल्स का ज़माना है, हर कोई स्किल्स की तरफ जा रहा है। बट सिनेक ने एक बहुत ख़तरनाक बात कही कि स्किल्स का ज़माना भी जाएगा और ज़माना आएगा सिर्फ एम्पैथी का। इनफैक्ट मेरे नज़दीक वो ज़माना आ चुका है। टॉप कंपनीज आर लुकिंग फॉर एटीट्यूड, दे आर हायरिंग फॉर एटीट्यूड, नॉट फॉर द स्किल। हर कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी कह रही है काम नहीं आता हम सिखा देंगे, लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए। आपकी निगाह में एक इंडिविजुअल, एक यंगस्टर, यूजली हमारे मिलेनियल्स प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो अपने एटीट्यूड को किस तरह बेहतर करें? व्हाट आर द स्टेप्स? जस्ट लाइक आपने अपनी ज़िंदगी में इतना वक्त गुजारा है, आपका भी एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है, किस तरह अपने एटीट्यूड पर काम करें लोग? देखिए, एटीट्यूड पे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक मैं फील करती हूँ कि सिंसियरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंसियर बंदा होता है ना अपने आप से, सबसे पहले तो आप अपने आप से सिंसियर हो। व्हेन यू आर सिंसियर विथ योर सेल्फ, यू आर सिंसियर विथ एवरीवन, बी इट योर रिलेशनशिप्स, बी इट योर प्रोफेशन, बी इट योर वर्क। तो आई थिंक एक एटीट्यूड को, ये सब चीज़ें ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एटीट्यूड किस तरह बिल्ट होता है। तो आपको एक हम बहुत बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड से मतलब ये कि एक हम बिल्कुल सिंपल, अगर उसको मैं इसको तर्जुमा करूँ ना, एक इंक्लिनेशन, ठीक है, योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, ज़बरदस्त। आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं। नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, नेगेटिव लोग अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ज़बरदस्त, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बड़ा मज़े का मजाक भी हो जाता है, बी पॉजिटिव, वो ना ब्लड ग्रुप की वजह से बी, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। तो आप अगर आप हर चीज़ का रोशन पहलू देखेंगे ना, और सिंसेरिटी होगी आपके काम में, और सीखने का मादा होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बच्चों से कहना चाहूँगी कि जो मुझे मिलेनियल्स हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है ना। मैं जब अपनी क्लास में जाती ना, समझ, मैं मज़े की बात बताऊँ, जब मैं इंट्रोडक्शन होता है मेरा क्लास में, तो बच्चों से कहती हूँ, भाई मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, मैं तो सीखने आई हूँ। अच्छा, मैं ओनरशिप उन पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो सीखने आई हूँ कि तुम लोग मुझसे ज़्यादा बाशऊर हो, तुम लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, हमारे पास तजुर्बा है, ठीक है। अच्छा, वो पूरा माहौल बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है स्टूडेंट का। वो समझते हैं ना कि जो ये पोडियम के इस तरफ खड़ी हैं, अब ये लेक्चर देंगे, वो लेक्चर वाला काम वो तो मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। ये फैसिलिटेटर है, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखिए, ये एटीट्यूड जो है ना बिल्ड करना पड़ता है। सबसे पहले ये वालिदैन, जो एक बच्चे पहले जहाँ सीख के आता है, उसके बाद फिर जब वो स्कूल में आ जाता है, तो ये पीसेस बाय पीसेस, एक एक करके एटीट्यूड बिल्डअप। अच्छा, हमारे पास देखिए, जब बच्चा आता है ना, जो हज़रत अली का कौल है ना कि एक बच्चे का जो एक पर्सनालिटी है, वो पूरे 6 साल की उम्र में ना एक मुकम्मल बच्चा इंसान बन जाता है। जो उसके ट्रेड्स होते हैं, उसकी खसलत नहीं बदल सकते आप, तो उसको वो बेहतर हो सकता है, बट जो खसलत बन गई थी, इसलिए ये कहा जाता है कि अब हमारा मॉडर्न ज़माना है, 2 साल के बच्चों को मॉन्टेसरी में भेजा जाता है। आइडियली जो हमारा दीन भी कहता है कि उनको कुरान पढ़ाएं 4 साल की उम्र से, बिस्मिल्लाह नाजरा, और फिर 6 साल की उम्र से उनको आप भेजें। तो ये जो हमारे पास जब आते हैं ना, तो ये होते हैं तकरीबन 18 साल के। इनकी एक पूरा फर्मा बन चुका होता है, एक पूरी बिल्डिंग बन चुकी होती है। अब बस उस पर मैं ये समझती हूँ कि वो जो कॉस्मेटिक चीज़ सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक चेंज, वो हमें करना होता है। वो 3 साल 4 साल अंडर ग्रेजुएट में ये होता है।
तो अब वहाँ पर हमें एटीट्यूड बिल्डिंग, मतलब ये कि एक मुश्किल काम होता है उनको, मगर वो शुरू हो जाता है क्लास में। मेरी तो पहली क्लास में ये जो ना टोन सेट हो जाती है, ताकि यही जब अपने वर्क में जाए ना, अपने जॉब पे जाए, तो यही इसी पॉजिटिविटी को लेके और इसी तरीके से वो अपने आगे काम को लेके बढ़ें। आई थिंक ब्रिलियंट पॉइंट। हमने बात की इंडिविजुअल्स पे, अगर मैं थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस की तरफ आऊँ कि आप यू वर्क विद मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, यू वर्क विद डॉ, यू वर्क विद CHS सोफा, यू आर स्टिल विद माइट एंड ज़ैबिस्ट एज वेल। पॉइंट इज़ दैट आपने इंडिविजुअल्स के बारे में तो बात की, स्टूडेंट्स के बारे में तो बात की, अगर मैं एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछूँ, आपको क्या लगता है हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या लैक कर रहे हैं? बिकॉज यू वर्क विद नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ी लैकिंग क्या है? बिकॉज सारा ब्लेम मैं समझता हूँ हमारे यंगस्टर्स या हमारे इंडिविजुअल्स जो हम प्रोडक्ट माशरे में जा रहा है उन पर हम खाली सारा ब्लेम नहीं डाल सकते ना, ताली दोनों हाथ से बचती है। तो आई थिंक कभी कभार इस हैंड पे भी प्रॉब्लम होती है। सो यू वर्कड, सो व्हाट चैलेंजेस, व्हाट प्रॉब्लम्स वुड यू सी इफ यू फिगर इट आउट समथिंग? आई थिंक आई वुड नेवर ब्लेम माई स्टूडेंट्स, नेवर। मैं कभी बच्चों को जो है ना ब्लेम नहीं करती कि इन्होंने ये नहीं सीखा, या इनका एटीट्यूड सही नहीं है, या इनको ये मोटिवेटेड नहीं है, ये पैशनेट नहीं है। अ लॉट ऑफ ओनस लाइज ऑन इंस्टीट्यूट एंड टीचर्स, जो आपके उस्ताद होते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट का काम है। मैंने ऑब्वियसली पूरे 21 साल का मेरा तजुर्बा है। I've taught at one of the elite institutes, माशाल्लाह से। बड़ा स्ट्रॉन्ग अलुमनाई है। IBA से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, स्टिल पार्ट ऑफ दैट फ्रेटर्निटी। ज़ाबिस से मेरी टर्मिनल डिग्री है। प्राइवेट, पब्लिक, लास्ट मेरा असाइनमेंट एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में था। ऐसे ही। तो हर तरह का तजुर्बा किया है, हर तरह के ओनर्स के साथ काम किया है, हर तरह के माइंडसेट के साथ काम किया है। एक्चुअली अगर ये किसी को बुरा ना लगे ना समझ, तो ये बात आप भी मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि तालीम बिल्कुल एक कमर्शियल एंटिटी हो गई है। Yes, that's what I wanted to hear from. तालीम जो है ना, तालीम इज़, अब जहाँ जो कमर्शियल हो गई, जब आप देखें ये एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। दिस इज़ समथिंग विच आर हायर एजुकेशन कमीशन ऑल्सो सेज, पैसा नहीं है। अच्छा, ग्लोबली, और एक और बात आपको ये समझ लेनी चाहिए, आप मुझसे आई डोंट नो कितना अग्री करते हैं, गुड थिंग्स हैव अ प्राइस टैग। दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं, ये भी बात समझ लेनी चाहिए। जो लोग समझते हैं ना कि हर चीज़ फ्री होती है, एवरीथिंग ऑफ क्वालिटी हैज़ अ प्राइस टैग अटैच टू इट। अच्छा, अब हम इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल फ्री, क्योंकि फ्री चीज़ की कोई कदर नहीं करता है। एक बात ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि फ्री होनी चाहिए तालीम, फ्री होनी चाहिए या उसके कोई पैसे नहीं होने चाहिए, बट आप अगर क्वालिटी, अगर आप उससे चार्ज कर रहे हैं, अगर आपकी एक सर्टेन फीस है, तो व्हाट इज़ द क्वालिटी, आप दे क्या रहे हैं उसको इन रिटर्न में। मतलब ये कि जो इस वक्त हायर एजुकेशन का सिनेरियो है ना, एक एवरेज बिजनेस स्कूल की एवरेज मैं बता रही हूँ आपको, मैं टॉप टियर की बात नहीं कर रही हूँ समझ, मैं बात कर रही हूँ मीडियोकर में 80 to 90,000 सेमेस्टर की फीस है अंडर ग्रेजुएट की। तो मतलब एक वालदैन जो है, अच्छा आपको पता है कि एक हमारे यहाँ फैमिली साइज़ क्या है पाकिस्तानी माशरे का, 3 से 4 बच्चे ऐसे ही, और जनरली अगर आप देखें तो एक कमाने वाला होता है। सही है। तो ये एक बच्चे पे 5 से 6 लाख रुपए जो है एक वालदैन का खर्च हो जाता है। एक बिल्कुल बेसिक मैं आपको उसकी बात बता रही हूँ। तो अब जब ये कि अच्छा वालदैन, तो फिर ये होता है कि यूनिवर्सिटी में आ गया तो ये एक इंडिपेंडेंट हो गया कि जी बच्चे अब अपने हमारे बड़े हो गए, अपने दे आर डूइंग देयर वर्क। यूनिवर्सिटीज़ पे होने साथ है, यूनिवर्सिटी सोचती हैं कि वो डिग्री प्रोड्यूसिंग मशीन है, बस जी वो एक रैट रेस है, ठप्पा लगाओ और मार्केट में भेजो, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू बिजनेस स्कूल्स। बाकी तो सिर्फ यही कर रहे हैं, वो एक ठप्पे लगा के मार्केट में जो है ना स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, रिगार्डलेस ये देखे बगैर कि जो उनका प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है भी जो मार्केट को चाहिए। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन भी बच्चों में बहुत बढ़ रही है कि आपने वो टैप ही नहीं किया है वो चीज़। हो एक प्रोडक्ट जो ज़रूरत ही नहीं है मार्केट को, आप उस तरह से प्रोड्यूस करें, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप देखें, जैसे भी आप भी बात कह रहे थे ना कि भाई एक राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड चाहिए, एक सर्टन स्किल्स चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स में से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्या प्रोवाइड करें, कौन से एवेन्यूज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, इसको एज एन एक्सपेंस नहीं लेना चाहिए, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ को इन द लॉन्ग रन पे ऑफ करती है। तो यूनिवर्सिटीज़ का हायर एजुकेशन जो इदारे हैं
उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ, HEC ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज की बात करते हैं कि जी बहुत इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज होता है, इनको इन्वॉल्व करें कोर्स और पेडागॉजीज उसके अकॉर्डिंगली। तो साथ साथ उस पर यूनिवर्सिटीज़ की ये जिम्मेदारी कि बच्चे की तालीम, देखिए तालीम के साथ तरबियत चलती है, तालीम ये वर्ड अकेला नहीं चलता। यहाँ मेरे एक बहुत अहम सवाल है फरियाल कि अगर आप आज किसी से भी पूछना ये सामने ब्लैक है या वाइट है तो बता सकता है ये सामने ब्लैक है और ये वाइट है। देखिए पहले अगर इंस्टीट्यूशंस ये बात नहीं रियलाइज़ करे थे, मैं समझ सकता हूँ कि माजी का ज़माना था, पॉडकास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं पता था कौन सा माइक। अब तो हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। बट मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, आई नीड योर एडवाइस, उधर शायद आपको भी शायद समझ ना आ रही हो कि लोगों को पता है क्या सही है क्या गलत है। मिसाल के तौर पर कमर्शियल हो गई, इसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चों पर सही जगह इन्वेस्ट करेंगे या बच्चों की तरबियत पर इन्वेस्ट करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांडिंग भी तो अच्छी होगी, यूनिवर्सिटीज़ का ओवरऑल रैंकिंग भी तो अच्छा होगा। But my question is that why still people, you know, the top people are not realizing the significance of change? What's your advice? उसकी मेरा ख्याल एक वजह है कि उनका अपना डिस्कनेक्ट है। Maybe. देखिए आप अगर इसको एज अ बिजनेस लेंगे ना, तो आप मतलब लें आप ज़रूर बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस का पहला उसूल क्या है? यू हैव टू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स। Nice. ठीक है, आपका कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। साइमन सिनेक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन सर्कल का। Yeah. मेरा बड़ा फेवरेट है। जबरदस्त। जब भी मैं मार्केटिंग पढ़ाती हूँ ना, मैं उसको ज़रूर उसको डिस्कस करती हूँ, जिसमें वो सर्कल्स बने हुए हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो बताएं आपको याद है कि what, how, why पे उसने बात की। सेंटर वाला क्या है? Why वो कहता है why बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे वाई क्या है, आप क्या समझते हैं वाई क्या है? क्या आप वो काम क्यों कर रहे हैं? आप मैं साल के तौर पर अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मेरा कोई वाई होना चाहिए। मैं कोई पॉडकास्ट आपके साथ कर रहा हूँ तो उसको कोई वाई होना चाहिए ना, मैं क्यों कर रहा हूँ। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं क्यों हूँ, सही, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, ये मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ, मेरा काम क्या है। क्या मेरा काम बिजनेस ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करना है? अब वो तो है ही, आप वो कर रहे हैं तो मतलब आप बिजनेस इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, लॉ इंस्टीट्यूट है, तो आपका तो काम ही यही है। तो ये तो आपका आउटर कोर है। इनर कोर क्या है आपका बेसिकली आप क्या ऑफर कर रहे हैं? आपने वो टच पॉइंट पे हाथ रखा है नहीं रखा है? और टेलीफोन है जो मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स की हम बात करें, सेल फोन है, मैसेज भी देगा, वो कैमरा भी है, दुनिया जहान की चीज़ें, बस इसका पर्पस क्या है? जब इसकी हम कोर पे जाके करेंगे ना, वो जो सोल्यूशन प्रोवाइडर, जो कनेक्टिविटी की बात जब हम कहते हैं, तो वो फिर वो जो हिट करती है कंज्यूमर को। और इसी तरीके से जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ भी ये अपना कोर अगर पहचान, उनका कोर डिग्रियां प्रोवाइड करना, वो डिग्रियां तो प्रोवाइड कर ही देंगे, बट दे हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। Nice. तो वो अगर यूनिवर्सिटीज़, मेरा ख्याल है अगर टॉप मैनेजमेंट हम बात करेंगे, अगर वो उसको पहचाने तो आई थिंक जो ये प्रॉब्लम है, जो ये डिस्कशन है, जो ये गैप है, ये फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी डॉट ऑफ बात है, बिकॉज यू ऑलरेडी टॉट एज वेल, आप जहाँ इदारों को हेड करती रही वहाँ आपने पढ़ाया भी है। मैं भी क्योंकि ट्रेनिंग से वाबस्ता हूँ, काफ़ी इदारों में जाने का इत्तेफाक हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर एजुकेशन सिस्टम में, जैसे हम असातिज़ा कहते हैं, टीचर कहते हैं या फैकल्टी कहते हैं, इनका भी एक बहुत अहम रोल है। मतलब मुझे जो समझ आ रही है बात कि बहुत से टीचर्स भी शायद वो रोल प्रोवाइड नहीं कर रहे या वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट में। व्हाट डू यू थिंक, मतलब एक टीचर्स के अंदर आप कोई बुनियादी 2 या 3 स्किल्स आइडेंटिफाई कर सके आजकल के एरा में यूनिवर्सिटी लेवल पर, मैं कॉलेज की बात नहीं कर, यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचर्स फैकल्टीज़ किन स्किल्स को लैक कर रहे हैं? एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, PhDs हैं, बट इनफैक्ट PhDs क्या लैक कर रहे हैं अगर मैं आपसे पूछूँ? देखिए, मैं एक बात आपको अक्सर प्लेटफॉर्म पे बात कहती हूँ कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक इबादत है। यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट इट। जब मैंने ग्रेजुएट किया IBA से, वन ऑफ द एलिटेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियसली हम IBA की जो ट्रेजेक्ट्री रही है कि आपके फाइनल ईयर में आप होते हैं, आपके हाथ में जॉब होती है, मल्टीनेशनल्स और बड़ी कंपनीज जो हैं वो आपको, और ये मैं बात बता रही हूँ आपको 2001 की। नाइस, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने भी ऑब्वियसली मतलब मुझे भी कहा गया कि भाई आप MNCs में अप्लाई करें, GPA भी अच्छा था, प्रोफाइल भी अच्छा था, बट आई ऑप्टेड फॉर टीचिंग वेरी नाइस, बिकॉज दैट वाज माय पैशन।
जो मुझे वो जो वाई है ना साइमन सिनेक का, पढ़ा ये मैंने बाद में, मगर मुझे उस वक्त भी मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे क्यों बनाया गया मुझे मतलब ये कि ठीक है एक कमर्शियल एक एंटिटी है, पैसा कमाना हर बंदे का हक़ है, मगर टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो अगर ये इसको कमर्शियली लेके आए ना ये पैसा कमाने के लिए, तो दैट्स अ रॉन्ग प्लेस फॉर हिम। सो आपको अच्छा एक ये भी बड़ा अलमिया है कि जो ये समझा जाता है, बहुत से लोग मेरी चीज़ को माइंड भी कर लेते हैं कि जी लड़कियां हैं, शादी हो गई, कुछ नहीं कर सकती, पढ़ाने की तरफ आ जाएंगे, जिसको कुछ नहीं करना हो तो पढ़ाने की तरफ आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और पीएचडी लेवल पे तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आप जितनी आपकी डिग्रियां ऊंची हो जाती हैं आप उतने डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है, आप स्टूडेंट्स के साथ उतना ही दूर हो जाते हैं, आप रियलिटी से उतना ही दूर हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए अक्सर जो यंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो किसी यंग टीचर के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आई थिंक जो एक डिस्कनेक्ट आया है जो टीचर्स के एंड पे, वो थोड़ा सा उनका स्टूडेंट्स के साथ वो इंगेजमेंट लेवल ख़त्म हो गया है। वो मैं एक प्लेटफॉर्म पे मैंने बात कही थी कि बहुत ज़्यादा टीचर्स भी कमर्शियल हो गए, उनको ये है कि भाई आए महीने के आखिर में मुझे मेरा पे चेक मिला, ये मेरे कंसल्टेशन आवर्स हैं, ये वो भी मजबूरी है, उनको देना है, वो अवेलेबल हैं ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म। भाई ये ज़िम्मेदारी जो है ना इस तरह ख़त्म नहीं होती, आप उनके रूहानी बाप हैं, उनकी रूहानी माँ हैं, अल्लाह ने आपका दर्जा बेइंतहा बड़ा रखा है, तो उस दर्जे को जस्टिफाई कीजिए। तो ये खाली इस तरह से काम नहीं चलेगा कि पढ़ा दिया, असाइनमेंट दे दिए। उनकी नर्चरिंग में उनकी नशोदनुमा कभी भी नहीं रुकती है। ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो एक दरख्त है 1000 साल पुराना खड़ा हुआ है, दरख्त है और वो अपने जगह पे उसकी जड़ें मजबूत हैं, तो दैट प्रोसेस नेवर एंड्स, और आप जितना देंगे ना उतना ही आपके पास बढ़ेगा। ये मैंने जो है ना ये अपनी ज़िंदगी में सीखा है, बांटने से इल्म बेइंतहा बढ़ता है, बांटने से दौलत बढ़ती है, बांटने से अकल बढ़ती है। ऐसे ही, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। बड़ा सक्सेसफुल आपका जर्नी रहा अगर देखा जाए, ज़ैबस, सोफा, माइट, डॉ, पीएचडी, आईबीए से 2001 में डिग्री, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात। कोई रिग्रेट, कोई अफसोस है ज़िंदगी में, ऐसा अफसोस जो आपको कभी होता हो यार काश मैं ये भी कर लेती, या ये मैं कर नहीं सकी, या ये मैं करना चाहती हूँ ओवरऑल लाइफ में, अगर प्रोफेशनल करियर को भी हटा के देखें, ज़िंदगी में कोई ऐसा रिग्रेट जो आपके साथ हो? अच्छा, मैं यहाँ पे बात अर्ज कर दूँ, मैं एक बहुत बड़े पीटीवी का शो सुन रहा था, बहुत बड़े एक सीनियर वहाँ बैठे हुए थे सामने शो में, उन्होंने बोला मेरा ज़िंदगी में कोई अफसोस नहीं है, जबकि मेरा ये मानना है, डैनियल पिंक को मैं पढ़ रहा था, वो कहता है ज़िंदगी में अफसोस होना ज़रूरी है, अगर अफसोस होंगे तो भी तो आप ज़िंदगी में रिडेम्पशन स्टोरी को लिखेंगे ना, नहीं बेहतर करेंगे। एक बंदा बोल रहा अफसोस ही नहीं है तो उसका मतलब वो कुछ बेहतर नहीं करने वाला। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई ऐसे अफसोस आपकी ज़िंदगी में जो हैं जिन्हें आप बाद में कुछ करें? आई थिंक एक इंसान जो है वो उस मुकम्मल नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में मिस्टेक्स और अफसोस ना हो, बिकॉज आप अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। सही। और अब अफसोस से भी होता है, आई मीन ये तो मैं नहीं कह सकती कि उसको हम चीज़ों को टर्न नहीं कर सकते, मगर बाज़ दफ़ा कुछ आपको ऐसे ज़रूर चीज़ें आ गई होती है कि नहीं ऐसा कर लेना चाहिए था। अपनी एकेडमिक जर्नी में मुझे कुछ चीज़ों का अफसोस ज़रूर रहेगा, पर्सनल बात है, बट आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई वॉज मैरिड ऑफ एट अ वेरी अर्ली एज, मतलब मुझे पढ़ने का बेइंतहा ज़्यादा शौक़ था, और अभी मैं आपको बात बता रही हूँ लाइक 27-28 साल पुरानी। ज़बरदस्त। तो मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं बाहर जाके पढूँ, तो वो मेरी ज़िंदगी का शायद एक तशनगी है कि मुझे थोड़ा एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा ये था कि एक एक्सपोजर होना चाहिए। और ये हमारी सोसाइटी में मैं तमाम लड़कियों के वालिदैन से कहूँगी, देखिए शादी एक हकीकत है, वो हो जानी चाहिए और होनी भी चाहिए, मैं ये नहीं कहती, मगर वालिदैन को, ख़ासकर बेटियों के वालिदैन को, और अब अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट बहुत बदल गया। मैंने अपनी बच्चों को अपनी बेटी को बाहर भेजा है, पढ़ाया है, तो मुझे ये होता है कि शायद मुझे अगर और कुछ करने का मौका मिलता, बाहर जाने का मौका मिलता, तो कुछ चीज़ें मैं और बेहतर तरीक़े से कर पाती, मगर बहुत सारे काश ज़िंदगी में होते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने जिस तरह आपकी डेस्टिनी बनाई हुई होती है वो तो वैसे ही होता है, और उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने पास्ट में नहीं रहना चाहिए। और ये बेहतर से बेहतर, अब
ठीक है, वो जो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई, बच्चे हैं, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत ही होलसम लाइफ है। मगर उसमें बेहतरी की कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि अपनी उस कमी को, हर इंसान में कमियाँ होती हैं और उसको सबसे पहले रियलाइज़ करना चाहिए कि ये मेरे अंदर कमी है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए और बेहतरी लाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। इंसान ज़बरदस्त। जद्दोजहद उसकी जब ख़त्म होती है, जब उसकी सांस ख़त्म होती है। अगर आपको वाकई में मौका मिले, मतलब वो आपने अगर अनिल कपूर की मूवी भी देखी हो, नायक एक दिन का वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, बड़ी मज़ेदार मूवी, मुझे बड़ी पसंद है मूवी। अगर वाकई में आपको मौका मिले, मतलब एक दिन के लिए कोई दुनिया के एजुकेशन निज़ाम को बदलने का, चले पाकिस्तान की बात करें, दुनिया में तो वैसे ही बहुत बदलाव है, अगर आप एक दिन की कोई एजुकेशन सदर बने, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, तो आप क्या, व्हाट बी द मेजर चेंज यू वुड ब्रिंग इन वेरी फ्यू स्टेप्स? हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं ये जो मोनोटोनस किस्म की क्लासरूम टीचिंग है ना, इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी। मेरा बस चले ना तो मैं बहुत ही अलग तरीके से, मैं ये बंद क्लासरूम के अंदर इस तरह ना पढ़ाऊँ। मैं साइड पे बैठी हूँ, मेरे गिर्द बच्चे बैठे हों और मैं उनसे डिस्कशन कर रही हूँ। ये बहुत ही, हम अब ये मजबूरी, ये सिस्टम है, हमें बच्चों को भी ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि भाई देखो इस तरह भी पढ़ाई होती है। सही है। तो आई थिंक मेरा अगर मुझे इस तरह का मौका मिले तो मैं ये एक जो फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग सिस्टम है, ये रोट लर्निंग है, ये असेसमेंट मेथडोलॉजी है, मैं इसको काफ़ी हद तक जो है ना चेंज करने की कोशिश करूँ और लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा जो है ना वो फोकस करूँ। एक बड़ा अहम सवाल आजकल, बड़ा एक आवाज़ है मार्केट के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर, बड़ा ये, एक तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत है, चीज़ें बड़ी क्विक चाहिए, फ़ौरन मोबाइल में एप्लीकेशन आ जाती है, मोबाइल में गाड़ी आ जाती है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बात करें स्किल्स की तरफ, डिग्रियाँ बेकार हैं, डिग्रियाँ फ़ुज़ूल हैं, आप स्किल्स हासिल करें और अपना करियर स्टार्ट करें, फ़लाँ आप कोर्स कर लें, $700 कमाएँ, फ़लाँ फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लें, $1000 कमाएँ। और हमारा एक बहुत बड़ा तबका यंगस्टर्स का, मैं देख रहा हूँ कि वो डिग्री वाले सिनेरियो से, एजुकेशन निज़ाम से दूर हो गया और वो स्किल्स की तरफ चला गया। व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या डिग्री आज के दौर में ज़रूरी है? आप क्या राय रखती हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाना, यानी आप भी कहेंगे नहीं स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट? व्हाट डू यू से? अभी सुबह ही मैंने किसी की बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात सुनी, ये कह रहे हैं डिग्री ज़रूरी है शादी के लिए। ओह! It was interesting. It's on a lighter note. मगर मेरा ख्याल है बैलेंस होना चाहिए। हाँ, मास्टर्स डिग्री वालों के लिए, अब हैविंग अ मास्टर्स डिग्री, बहुत सारे स्किल्स में 15 ऐसी कंपनीज़ हैं दुनिया की, ख़ासकर आईटी रिलेटेड, जिनको अब डिग्रियां नहीं रिक्वायर्ड हैं। ये बहुत तेज़ी से चेंज आ रही है, विच इज़ अलार्मिंग। मगर एक बेसिक डिग्री, बेसिक पैरामीटर्स को मीट करने के लिए डिग्री ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ रिडंडेंट हो जाएंगी, यूनिवर्सिटीज़ का फ्यूचर नहीं है, ख़त्म हो जाएंगी। ये मूक्स हैं, ये कोर्सेरा टाइप के, और ये आपके ऑनलाइन कोर्सेज, टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़, MIT ऑफ़र कर रही है, हार्वर्ड कर रही है, बस अब फिर डिग्रियों की ज़रूरत नहीं, आपका बस पैकअप करें और बस काम ख़त्म। मैं नहीं समझती कभी ऐसा होगा, क्योंकि वो जो एक ह्यूमन टच है ना, जो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, वो चीज़, वो आपकी ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो फीलिंग, वो चीज़ कभी प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। स्किल सेट ज़रूर आपको अब रिक्वायर्ड है आपको। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, और हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी में, MIT में, इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हम खाली डिग्रियाँ नहीं देते, हम बच्चों को हैंड्स ऑन स्किल, हैंड्स ऑन लर्निंग, हम प्रोफेशनल ग्रूमिंग की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, तो ये चीज़ जो है ना ज़रूर रहेगी। तो डिग्री की एक अपनी अहमियत है बास करियर ट्रेजेक्ट्रीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आप उस्ताद कैसे बनेंगे? तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसके लिए आपको क्लासरूम ट्रेनिंग की, आप ऑनलाइन पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते, ऑनलाइन पढ़ के इंजीनियर भी। आपने देखे थे ना कोविड के ज़माने में बड़े मीम्स बने थे, बड़े जोक्स थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि डिग्रीज आर नॉट गोइंग टू बिकम रिडंडेंट, यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट गोइंग टू बिकम रिडंडेंट, द मेथडोलॉजी माइट चेंज, दे माइट चेंज। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, हमारे माशरे में बहुत से लोगों ने PhD किया, PhD कर रहे होते बहुत से तरह, जिस तरह आपका एक PhD का जर्नी बड़ा सक्सेसफुल रहा, बट आई मेट अ लॉट ऑफ PhDs इन माई लाइफ जो कि बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं।
जो कि अपनी प्रोफेशनल करियर को लेके या किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप कुछ पीएचडी लेवल जो इस तरफ जाना चाहते हैं, अपने करियर को डॉक्टरेट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई सेट ऑफ एडवाइस यू वुड गाइड देम के व्हाट शुड दे कीप इन माइंड, मतलब वाइल डूइंग देयर पीएचडी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, किन चीज़ों को वो केटर रखें? बिकॉज आपके पास समझ नहीं तो आ रही होगी कि दुनिया बहुत श्रिंक होती जा रही है ना, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली मतलब मैंने देखा भी, आई थिंक न्यूज़ में ही पढ़ा था कि पीएचडीज़ के लिए इतना वजीफ़ा होना चाहिए, हुकूमत ने अनाउंस किया क्योंकि बहुत से लोगों को वो जॉब्स नहीं मिल रही थी। व्हाट डू यू एडवाइस टू देम? अच्छा, एक इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान स्पेसिफिकली, एक अलमिया जो ये हुआ यहाँ पे, ये हुआ कि जब हायर एजुकेशन में वो पीएचडी डिग्री को मैंडेटरी कर दिया गया हायरिंग के लिए, वो एक कुकी कटर अप्रोच चल पड़ी, जबरदस्त। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। ठीक है, जब आपको क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी हो गया जी, आपको हर एक को पीएचडी करना है, अब वो कहीं से भी किसी भी जगह रिकग्नाइज्ड है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, आप जब करके आ जाएंगे तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। 4-5 साल लगाता है स्टूडेंट पीएचडी करने में और एमलेस डिग्रीज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पीएचडी सिर्फ उसको करना चाहिए जो बहुत ही पैशनेट हो, बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। जस्ट डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे यहाँ का सेटअप ऐसा है कि जी जॉब्स ही नहीं मिलती हैं, तो वो पीएचडी करके आए हैं। अच्छा, अब रेलेवेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डिग्री की रेलेवेंस क्या है, आपका पीएचडी की क्या रेलेवेंस है। आप देखिए, पीएचडी का मतलब है क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। ट्रू, ब्यूटीफुल। आपने कोई नई नॉलेज क्या क्रिएट की है। सो अगर आप कुछ भी नयापन नहीं कर रहे हैं, आप वही क्लीशेज और वही पुरानी चीज़ों को कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं जी मार्केट में जॉब नहीं है, हुकूमत से वजीफ़ा मांग रहे हैं, तो फिर तो ये होगा जो इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। तो मैं जो भी पीएचडी करना चाहते हैं, मेरी उनको एडवाइस है कि find out what difference can you create through PhDs. Identify the problems, indigenous problems को आप identify करें जिसकी ज़रूरत है, and just for the sake of doing it, please ना इस rat race में ना पड़ें, इस rat race से बाहर रहें। थैंक यू। आई थिंक ब्रिलियंट सेट ऑफ एडवाइजेस जो गिव। अगर मैं सिर्फ कंक्लूजन की तरफ बात को लेके जाऊँ, फ्यू एडवाइजेस यू वुड लाइक टू गिव टू दिस कमिंग एरा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं मुल्क की, सस्टेनेबिलिटी, दुनिया में रिसेशन इस वक्त बहुत तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक मैं कल कहीं खड़ा हुआ था, मैं कोई रियल स्टेट वाले से पूछा, भाई प्लॉट बिक रहे हैं क्या थी ना कह रहे हैं, डबल रोटी नहीं बिक रही है, तुम प्लॉट की बिकने की बातें कर रहे हो। सो व्हाट्स योर टेक ऑन, व्हाट्स योर एडवाइस? बिकॉज आई एम श्योर यू सी बहुत से लोग बेचारे जो मिडिल क्लास का हमारा तबका, वो तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ ख़त्म होता है, ऑलमोस्ट इट्स गॉन, मतलब वो अफोर्डेबिलिटी उस लेवल पे है ही नहीं। इस तबके को आप क्या एडवाइस देंगे, और इसी पे हम कंक्लूड करेंगे बात को। देखिए, ये जो अनफॉर्चुनेट है कि एक ग्लोबल फिनोमेना है। हमारे पास पहले कोविड आया, उसके बाद हमारे पास फ्लड आ गया, जनरल एक रिसेशन है। तो मैं सबसे पहले एक बात ये कहूँगी कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, दिल ना, ये वक्ती चीज़ें हैं, ये एक नेचुरल साइकिल है जो आती है, ये हो जाती है, ठीक है, दिस इज़। और अब हम अकेले नहीं हैं सफ़र में, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप अपनी एक मायूसी जिसे कहते हैं ना, कीप दैट वर्ड आउट ऑफ योर लाइफ, नेगेटिविटी, लुक एट द पॉजिटिव साइड, और हर थ्रेट में एक अपॉर्चुनिटी तलाश करें, नए लोगों से मिलें, नई चीज़ों की जस्तजू करें, तो नए दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो अगर आप मायूस नहीं होंगे, आप अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, तो आपको नई राहें ज़रूर मिलेंगी। मुश्किल वक्त ज़रूर है, मगर ये हर चीज़ गुजर जाती है, ये वक्त तक गुजर जाएगा। तो एक जैसे हालात, एक जैसी सिचुएशन ये नहीं रहती है। आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे हर रोज़ कुछ ना कुछ बेहतर, मेरे वालिद साहब मरहूम कहा करते थे कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी एक और बात ये कि क्लाइंबिंग अप द हिल इज़ डिफ़िकल्ट बट व्यूज़ फ्रॉम द टॉप। तो ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है, मगर जो एक ऊपर सोच को बड़ा रखे और अपने अंदर जो है ये नेगेटिविटी को मत जगह दें, तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने एक ही दफ़ा दी है ये, इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए और जुड़े रहिए अपनी जड़ों के साथ, अपने बड़ों के साथ।
ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़याल। आई थिंक इट्स अ लवली डिस्कशन एज़ आई जस्ट सेड, आपकी पर्सनैलिटी में और आपकी बातों में मैं समझता हूँ काफ़ी असर है। एंड इंशाल्लाह दोबारा भी कोशिश करेंगे, आपसे मुलाकात करें, कुछ लाइन अप बिल्कुल, करें समझ, अगेन। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। इट वाज़ ऑलवेज़ प्लेज़र मीटिंग यू। बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आई विश यू सक्सेस फॉर ऑल द थैंक फ्यूचर यू, एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।